दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट होता है। मगर यहाँ आने के बाद उस लड़के के साथ कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उसे लगने लगता है कि जिनके साथ वो रह रहा है वो उसकी फैमिली नहीं है। फिर उस लड़के को कुछ ऐसा पता चलता है जिसे जानकर उसकी दुनिया ही पलट जाती है। लेकिन क्या था वो, चलिए जानते हैं इस कहानी में। ये कहानी काफी अच्छी है और इसमें काफी सारे ट्विस्ट हैं, तो इस कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है एक कार से, जहां अचानक से एक लड़का जागता है। इस लड़के का नाम जिन सियोक होता है। वो इस कार में अपने मॉम डैड और अपने बड़े भाई यू सियोक के साथ होता है। ये सब आज नए घर में शिफ्ट हुए हैं, मगर इस घर को देखने के बाद जिन सियोक को लगता है कि वो पहले से ही इस घर से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिन सियोक इसे अपना वहम समझकर भूल जाता है। यहीं जिन सियोक बताता है कि उसका बड़ा भाई यानी कि यूसुक हर काम में काफी अच्छा है, लेकिन पिछले साल एक एक्सीडेंट की वजह से उसका लेफ्ट पैर खराब हो गया है, जिस वजह से उसे लंगड़ा कर चलना पड़ता है। अब ये सब घर के अंदर आ जाते हैं और अपना सामान सेट करने लगते हैं। जिन सियोक का बड़ा भाई यूसुक घर में कैलेंडर लगाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सारी कहानी साल 1997 में चल रही है। फिर यूसुक जिन सियोक को बताता है कि हमें इस रूम को शेयर करना होगा, क्योंकि इस घर के पुराने ओनर ने एक रूम में अपना कुछ सामान छोड़ दिया है। इसके बाद यूसुक नीचे चला जाता है। तभी यहाँ सामान रखने आए एक वर्कर जिन सियोक से बड़ा ही अजीब तरह से पूछते हैं कि वो लड़का क्या तुम्हारा बड़ा भाई है। जिन सियोक कहता है हाँ वो मेरा बड़ा भाई है। अब वो आदमी कुछ कहने वाला होता है, मगर तभी यहाँ यूसुक आकर उसे नीचे भेज देता है। फिर रात में जब ये सब डिनर कर रहे होते हैं तो तब इनके डैड जिन सियोक को बताते हैं कि इस घर के पुराने ओनर ने हमें वो रूम खोलकर देखने से सख्त मना किया है। अब तभी जिन सियोक को उसी रूम से कुछ आवाजें आती हैं, मगर बाकी सब सोचते हैं कि वो बिजली की आवाज है, क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही होती है। इसी वजह से उस रूम से आने वाली आवाज पर कोई भी ध्यान नहीं देता। मगर रात में जब जिन सियोक आराम से गाना सुन रहा होता है तो तभी उसे फिर से उसी रूम से आवाजें आने लगती हैं। जिन सियोक उस रूम के पास जाता है और वो रूम खोलकर देखने वाला होता है, मगर तभी यहाँ यूसुक आकर उसे रोक देता है। जिन सियोक उसे बताता है कि इस रूम से आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब यूसुक जब कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करता है तो उसे कोई भी आवाज नहीं आती। यूसुक जिन सियोक से कहता है कि जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, चलो बाहर टहल कर आते हैं। जिसके बाद यूसुक जिन सियोक के साथ बाहर टहलने चला जाता है। ये दोनों आराम से एक चोटी पर खड़े होते हैं। तभी इनके डैड का फोन आता है, जो कि यूसुक को किसी काम से वापस घर बुलाते हैं। यूसुक जिन सियोक से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद यूसुक यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में जाते हुए कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। यूसुक भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे आदमी यूसुक को मारने लगते हैं। टहलते हुए जिन सियोक भी ये सब देख लेता है। वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे आदमी यूसुक को ब्लैक वैन में डालकर वहां से ले जाते हैं। जिन सियोक उस ब्लैक वैन के नंबर को याद कर लेता है और तुरंत घर आकर अपने मॉम डैड को बताता है कि यूसुक किडनैप हो गया है। अब तभी जिन सियोक यहाँ बेहोश हो जाता है। थोड़े दिन बाद जब जिन सियोक को होश आता है तो वो पूछता है कि उसका भाई कहाँ है। इस पर उसके मॉम डैड उसे बताते हैं कि यूसुक अब तक घर वापस नहीं आया है। वो कहते हैं कि हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। अब थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर्स जिन सियोक से पूछताछ करने आते हैं। जिन सियोक उन्हें बताता है कि उसे किसी आदमी का चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन उसने उस ब्लैक वैन के नंबर को याद कर लिया था। जिन सियोक उन्हें उस ब्लैक वैन का नंबर बताता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि इस नंबर की कोई भी ब्लैक वैन नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स जिन सियोक से यह भी कहते हैं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन प्रॉब्लम है, हो सकता है इसी वजह से तुम्हें कोई वहम हुआ हो और तुमने कोई और नंबर समझ लिया हो। अब इसके बाद कई दिन बीतते चले जाते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उसके भाई को नहीं ढूंढ पाती। फिर एक रात जब जिन सियोक अपनी दवाई लेकर सो जाता है तो उसे कई सारे बुरे सपने आते हैं और तभी उसकी आंख अचानक से खुल जाती है। फिर जिन सियोक देखता है कि उसी रूम का दरवाजा खुद ही खुल जाता है और वहाँ से कोई बाहर आ रहा होता है। जिन सियोक ये देखकर डर जाता है और अपनी जगह पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता, मगर तभी अचानक से उसे एक लड़की खून से लथपथ दिखती है, जिसे देखकर जिन सियोक काफी डर जाता है। तभी उसकी आंख खुलती है। उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। अब जिन सियोक के मॉम डैड उसके रूम में आते हैं और उसका भाई अब 19 दिनों बाद वापस आ गया होता है, लेकिन इतने दिनों तक वो कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ, यूसुक को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। साइंस की दुनिया में इसे डिसोसिएटिव एमनीसिया कहते हैं। इस कंडीशन में उस इंसान का दिमाग अपनी बुरी यादों को भुला देता है। पुलिस ऑफिसर्स भी यूसुक से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ भी पता नहीं चलता। जिन सियोक अपने भाई के वापस आने से काफी खुश होता है, मगर फिर रात में जिन सियोक देखता है कि आधी रात में उसका भाई कहीं जा रहा है, लेकिन सुबह तक वो वापस आ जाता है। अब जिन सियोक नीचे आता है, मगर इस दिन जिन सियोक अपनी दवाई लेना भूल जाता है। फिर वो अपने भाई यूसुक से पूछता है कि कल रात तुम कहाँ गए थे, मगर यूसुक कहता है कि मैं तो कहीं नहीं गया था। यूसुक जिन सियोक से कहता है कि तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा,
ये कहकर यूसुक यहाँ से चला जाता है, मगर जिनसुक को अब यूसुक पर शक हो जाता है। अगले दिन रात में जिनसुक पढ़ते हुए सो जाता है। तभी यूसुक जागता है और फिर से कहीं जाने लगता है। जिनसुक भी जाग जाता है और यूसुक का पीछा करने लगता है। जिनसुक देखता है कि उसका बड़ा भाई यूसुक अब बिल्कुल सही तरह से चल रहा है, जबकि उसका पैर खराब होने की वजह से वो ठीक से नहीं चल पाता था। अब तभी यूसुक गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगता है। जिनसुक भी उसका पीछा करता है और देखता है कि यूसुक उन्हीं आदमियों से मिल रहा है जो कि यूसुक के मिसिंग होने पर पुलिस ऑफिसर्स बनकर उससे पूछताछ करने आए थे। जिनसुक कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। पहले तो उसका भाई किडनैप हुआ, फिर वो 19 दिनों बाद वापस भी आ गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। अब उसका पैर भी ठीक हो चुका है और वो उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स से मिल रहा है जो कि उसे बॉस कहकर पुकार रहे हैं। जिनसुक इन्हीं सारी बातों को सोचकर कंफ्यूज हो रहा होता है। अब तभी यूसुक एक बिल्डिंग में ऊपर चला जाता है। जिनसुक उसका पीछा करता है, लेकिन वही दोनों ऑफिसर्स जिनसुक को देख लेते हैं। वो जिनसुक को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिनसुक उनसे बचकर भागता है और एक जगह आकर छुप जाता है। तभी यूसुक पीछे से आकर जिनसुक को बेहोश कर देता है और वापस घर ले आता है। अगले दिन जब जिनसुक जागता है तो अपने आप को घर में उसी जगह पर पाकर चौंक जाता है, लेकिन उसे सब कुछ याद होता है। वो यूसुक से दूर भागने लगता है। जिनसुक बाथरूम में आकर छुप जाता है और यूसुक से कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, मैं सब जान चुका हूँ। कल रात मैंने तुम्हारा पीछा किया था। लेकिन यूसुक उसे बाहर बुलाता है और उसे पकड़कर कहता है कि तुम जो भी सोच रहे हो वो सब गलत है। यूसुक कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स और वो कैब जो भी तुमने देखा था वो सब एक सपना था। यूसुक कहता है कि याद करो, कल तुम अपनी दवाई लेना भूल गए थे और इसीलिए हो सकता है तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा जिसे तुम सच समझ रहे हो। अब तभी जिनसुक को भी याद आता है कि वो कल अपनी दवाई लेना भूल गया था, इसीलिए अब जिनसुक को लगता है कि उसने जरूर कोई सपना ही देखा होगा। अब जिनसुक अपनी दवाई लेता है। यूसुक फिर से कहीं चला जाता है। तभी जिनसुक को याद आता है कि उसने यूसुक को कैब वाली बात तो बताई ही नहीं थी, तो यूसुक को कैब वाली बात कैसे पता चली। इसीलिए अब जिनसुक समझ जाता है कि जो उसने देखा था वो सब सच था। अब तभी जिनसुक की मॉम घर वापस आ जाती हैं। जिनसुक उन्हें सब कुछ बताता है, जिसे जानकर उसकी मॉम भी चौंक जाती हैं। जिनसुक अपनी मॉम से कहता है कि अगर वो कल रात दोबारा बाहर जाता है तो मैं डैड के साथ उसका पीछा करूंगा और तब सारा सच सामने आ जाएगा। अब ये कहकर जिनसुक अपने रूम में चला जाता है। तभी जिनसुक को उसी रूम से आवाजें आने लगती हैं। जिनसुक अब उस रूम में जाता है और उस रूम के अंदर जिनसुक यूसुक को देखता है जो कि फांसी पर लटका होता है। तभी जिनसुक की आंख खुल जाती है और ये उसका सपना होता है, मगर अब जिनसुक को उसकी मॉम की फोन पर बात करने की आवाज आती है। जिनसुक उनकी बातों को सुनने लगता है और इस बार उसकी मॉम का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होता है और वो यूसुक से ही फोन पर बात कर रही होती हैं। वो यूसुक को वो सब कुछ बता रही होती हैं जो भी जिनसुक ने उन्हें बताया था और ये सुनकर जिनसुक के होश उड़ जाते हैं। तभी उसकी मॉम को एहसास होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए जिनसुक तुरंत छुप जाता है। लेकिन अब उसकी मॉम उसके रूम की तरफ ही जाने लगती हैं। ये देखकर जिनसुक घर से बाहर जाता है और अपनी खिड़की से अपने रूम में आ जाता है। जिनसुक की मॉम उसे बेड पर सोता हुआ समझकर यहाँ से चली जाती हैं। तभी जिनसुक जागता है, लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि उसकी मॉम अभी रूम से गई नहीं होती हैं और वहीं खड़ी होती हैं और उन्हें सब कुछ पता होता है, मगर अब वो वापस नीचे चली जाती हैं। जिनसुक अब समझ जाता है कि उसकी फैमिली नहीं है, इसलिए जिनसुक अब खिड़की से बाहर कूदकर इस घर से भागने लगता है। तभी बाहर उसे उसके डैड मिलते हैं और फिर उसकी मॉम भी बाहर आ जाती हैं। जिनसुक समझ चुका था कि इन सब में से कोई भी उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से भागने लगता है। जिनसुक भागता हुआ एक पुलिस की गाड़ी के सामने आ जाता है और फिर वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। यहाँ आकर वो पुलिस ऑफिसर्स को सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि उन सभी लोगों ने मुझे अपने घर में एक तरह से कैद करके रखा था और वो सब लोग मेरी फैमिली होने का दिखावा कर रहे थे। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स जिनसुक की इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। वो सब जिनसुक की इंफॉर्मेशन निकालते हैं और कहते हैं कि किसी ने भी तुम्हारी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। पुलिस ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो कहते हैं कि तुम्हारा जन्म 1977 में हुआ था, तो इस हिसाब से तुम 40 साल के हो। मगर ये सुनकर जिनसुक कहता है कि नहीं, मैं तो 20 साल का हूँ, क्योंकि ये साल 1997 ही तो चल रहा है। मगर ये सुनकर पुलिस स्टेशन में बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि ये साल 2017 चल रहा है और ये सुनकर जिनसुक चौंक जाता है। वो अपने आप को मिरर में देखता है और हमें पता चलता है कि असल में जिनसुक 20 साल का नहीं बल्कि 40 साल का है, जो कि अपने आप को अब तक 20 साल का समझ रहा था। और यही वजह थी कि घर शिफ्ट करने के दौरान वो आदमी जिनसुक से पूछ रहा था कि यूसुक उसका बड़ा भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि यूसुक जिनसुक से छोटा है। और अब सारी सच्चाई जानने के लिए जिनसुक वापस उसी घर में जाता है। जिनसुक सबको आवाज लगाकर बाहर बुलाता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। फिर जिनसुक को उसी बंद रूम से एक गाने की आवाज आती है। जिनसुक उसी रूम में जाता है और इस रूम में जिनसुक देखता है कि यहाँ किसी मर्डर सीन को रिक्रिएट किया गया है। इसके बाद वो तीनों भी यहाँ आ जाते हैं, जो कि जिनसुक की फैमिली होने का दिखावा कर रहे थे।
जिनसुक उनसे पूछता है कि तुम सब कौन हो और ये सब क्या चल रहा है। इस पर वो आदमी जो कि यूसुक होने का दिखावा कर रहा था, वो जिनसुक को बताता है कि आज से 20 साल पहले 1997 में इसी रूम में एक माँ और बेटी का मर्डर हुआ था और ये केस पूरी मीडिया में फैल गया था। पुलिस ऑफिसर्स किलर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलकर किलर को नहीं ढूंढ पाए और धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग इस घटना के बारे में भूल गए। लेकिन विक्टिम की फैमिली ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरे लोगों को इस केस को सॉल्व करने का काम दिया और फिर इसी आदमी ने इस केस को सॉल्व कर दिया और 20 सालों बाद उस किलर को ढूंढ निकाला। और वो किलर कोई और नहीं बल्कि जिनसुक ही था, यानी कि जिनसुक ने ही उन माँ और बेटी का 20 साल पहले इस रूम में मर्डर किया था। और यही वजह थी कि जिनसुक को यहाँ आने के बाद ये घर फैमिलियर लग रहा था। यूसुक यानी इस आदमी ने जिनसुक को ढूंढने के बाद उसे पकड़ लिया और काफी टॉर्चर किया, लेकिन जिनसुक ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया और वो लगातार यही कहता रहा कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया है। इसके बाद यूसुक ने एक साइकियाट्रिस्ट को हायर किया, जो कि वही आदमी है जिन्होंने जिनसुक के डेड होने का नाटक किया है। उन्होंने यूसुक को बताया कि जिनसुक के दिमाग से उस समय की मेमोरी इरेज हो गई है जब जिनसुक ने ये मर्डर किया था। साइकियाट्रिस्ट ने यूसुक को बताया कि हम उस मेमोरी को वापस ला सकते हैं, मगर हमें वही सारी चीजें फिर से दोहरानी होंगी। जिसके बाद साइकियाट्रिस्ट ने जिनसुक को बेहोश करके उसे हिप्नोटाइज कर दिया और साल 1997 की यादों में भेज दिया। इसके बाद इन्होंने वही सारी चीजें फिर से दोहराई। इस आदमी ने जिनसुक के भाई होने का दिखावा किया और जब जिनसुक दोबारा जागा तो हिप्नोटाइज होने की वजह से उसे लगने लगा कि कार में बैठे सभी लोग उसकी फैमिली हैं। यूसुक जिनसुक को बताता है कि सारी चीजें ठीक चल रही थीं, हमने मर्डर सीन को रिक्रिएट भी कर लिया था और उस रात जब बारिश हो रही थी तो यूसुक जानबूझकर जिनसुक को बाहर लेकर गया था, क्योंकि जिनसुक ने जिस दिन उन माँ और बेटी का मर्डर किया था तो उस रात भी वैसी ही तेज बारिश हो रही थी। लेकिन जिनसुक कहता है कि उस रात एक गलती हो गई, क्योंकि घर आते वक्त असली पुलिस ऑफिसर्स ने यूसुक को धोखाधड़ी करने के लिए पकड़ लिया और जिनसुक को लगा कि यूसुक किडनैप हो गया है। और इसी के बाद सारी चीजें बिगड़ती चली गईं। 19 दिनों बाद जब यूसुक जेल से बाहर आया तो तब उसने देखा कि अब वैसी बारिश लंबे समय तक नहीं होने वाली है, इसलिए अब ये सब इंतजार करने लगे ताकि वो जिनसुक के मर्डर की मेमोरी को वापस ला सकें। लेकिन इसी इंतजार के बीच जिनसुक को अब सब पता चल गया है। यूसुक अब ये सब बताने के बाद जिनसुक को कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन जिनसुक गाड़ी से कूद जाता है और बचकर भागने लगता है। यूसुक जिनसुक का पीछा करता है, लेकिन बीच में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे यूसुक वहीं जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। जिनसुक बचकर निकलने लगता है, तभी एक गाड़ी आकर उसे भी ठोक देती है। जिनसुक भी बेहोश हो जाता है। गाड़ी का ड्राइवर तुरंत उतरकर वहां पुलिस को कॉल करता है। इसके बाद जिनसुक हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिनसुक की जान बच जाती है और इसी के साथ उसे उसकी भूली हुई मेमोरी याद आने लगती है और कहानी अब 1997 में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि आज से 20 साल पहले जब जिनसुक अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट की वजह से जिनसुक के रियल मॉम डैड मर गए थे। जिनसुक की जान बच गई, लेकिन उसका भाई 6 महीने बाद भी हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर ने जिनसुक को बताया कि अगर हमने उसकी सर्जरी नहीं की तो वो मर जाएगा, लेकिन जिनसुक के पास सर्जरी के लायक पैसे नहीं थे। जिनसुक जो कर सकता था उसने वो सब किया, लेकिन जिनसुक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। मगर फिर एक दिन उसे एक फोन आया और फोन के दूसरी तरफ वही डॉक्टर थे जो कि उसके भाई की सर्जरी करने वाले थे। उन्होंने जिनसुक से कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक मर्डर करना होगा। जिनसुक ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने भाई की जान बचाने के लिए जिनसुक मर्डर करने के लिए भी तैयार हो गया। डॉक्टर ने जिनसुक को एड्रेस बताया और कहा कि उस घर में 2 बच्चे होंगे और उनकी माँ होंगी। तुम्हें जाकर माँ का मर्डर करना है और वहां से निकल जाना है। जिनसुक प्लान के अकॉर्डिंग रात में उस घर में पहुंच गया। उसके हाथों में चाकू था, लेकिन घर के अंदर आने के बाद जिनसुक ने अपना इरादा बदल दिया। वो समझ चुका था कि एक जान के बदले दूसरी जान लेना बहुत ही गलत बात है, इसलिए जिनसुक वहां से जाने लगा। मगर तभी वो औरत रूम से बाहर आ गई और उसने जिनसुक के हाथों में चाकू देखा, जिससे वो काफी डर गई। वो चीखने वाली थी, लेकिन जिनसुक ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। मगर तभी उसकी बेटी नीचे आ गई। उसने जिनसुक के हाथों में चाकू देखा और डरकर चीखते हुए अपने रूम की तरफ भागी। जिनसुक उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा और इसी भगदड़ के बीच जिनसुक के हाथों से वो चाकू उस लड़की के लग गया और वो लड़की उस रूम में तड़प कर मर गई। तभी उसकी माँ ऊपर आ गई और अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर वो चीखने लगी। जिनसुक ने ना चाहते हुए भी उन्हें रोकने के लिए उनके भी चाकू मार दिया और इस तरह दोनों माँ बेटी इस रूम में मर गईं। जिनसुक को काफी दुख हुआ। एक तरह से जिनसुक भी अब अंदर से मर चुका था। जिनसुक अब इस घर से जाने लगा। तभी एक छोटा लड़का एक रूम से बाहर आया और जिनसुक से पूछने लगा कि मेरी मॉम कहाँ है। जिनसुक ने उस बच्चे से कहा कि अपने बेड पर जाकर गिनती गाओ, तुम्हारी मॉम जल्दी ही वापस आ जाएंगी। वो बच्चा वैसा ही करने लगा
जिनसुक अब घर से बाहर निकल गया और उन्हीं डॉक्टर के पास आ गया, लेकिन डॉक्टर को उनके बेटे ने फोन करके बताया कि उसकी माँ और बहन दोनों ही सांस नहीं ले रही हैं। डॉक्टर ये सुनकर समझ गए कि जिनसुक ने उनकी बेटी को भी मार दिया है, जो कि डॉक्टर कभी नहीं चाहते थे। दरअसल डॉक्टर भी अपनी जिंदगी से परेशान हो गए थे। वो जिनसुक पर अब गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपनी वाइफ का मर्डर करवा के अपनी वाइफ के इंश्योरेंस के पैसों से उस घर को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर कहीं और जाने वाले थे। लेकिन अब जिनसुक की वजह से उनकी बेटी भी मर गई है और डॉक्टर का सारा प्लान भी खराब हो गया है। इसीलिए डॉक्टर अब जिनसुक को गुस्से से इस बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाले होते हैं, लेकिन डॉक्टर खुद ही गिर जाते हैं। जिनसुक उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर नहीं बच पाते और आखिर में उनका हाथ छूट जाता है और डॉक्टर भी मर जाते हैं। इसके बाद वो छोटा लड़का अब अनाथ हो जाता है। दूसरी तरफ जिनसुक का भाई भी, जो कि इतने समय से हॉस्पिटल में था, वो भी अब मर जाता है और जिनसुक भी इस दुनिया में अकेला हो जाता है। और इतना बड़ा सदमा लगने की वजह से ही जिनसुक अपनी ये यादें भूल गया था, लेकिन अब हॉस्पिटल में जिनसुक को ये सब याद आ चुका है। फिर यहाँ यूसुक आता है और बताता है कि जो छोटा लड़का 20 साल पहले तुम्हारी वजह से अनाथ हो गया था, वो मैं ही हूँ। और अब यूसुक एक इंजेक्शन लगाकर जिनसुक को मारने वाला था। तभी जिनसुक कहता है कि तुम्हें मुझे मारना है तो खुशी से मार दो, लेकिन पहले सच जान लो। सच का नाम सुनकर यूसुक कहता है कि बताओ तुमने उन्हें क्यों मारा था। यूसुक कहता है कि क्या किसी ने उन्हें मरवाया था। यहाँ यूसुक ये जानता था कि उनके हस्बैंड ने उन्हें मरवाया है, क्योंकि केस की जांच करने के दौरान उसे पता चल चुका था कि उसकी मॉम के मरने के बाद उसके डैड को इंश्योरेंस की काफी ज्यादा रकम मिलती और ये करने के लिए उसके डैड उसकी मॉम को मरवा सकते थे। लेकिन जिनसुक अब जब ये सब सुनता है तो झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने उन्हें खुद ही मारा था, उन्हें किसी ने भी नहीं मरवाया है। ये सुनकर यूसुक समझ जाता है कि जिनसुक झूठ बोल रहा है। वो जानता था कि उसके डैड ने ही उसकी मॉम को मरवाया है, लेकिन इतने सालों तक वो इस चीज को कंफर्म करना चाहता था और अब यूसुक को ये चीज कंफर्म हो जाती है। इसके बाद वो जिनसुक को बिना मारे ही यहाँ से चला जाता है और हॉस्पिटल की विंडो से नीचे कूदकर अपने आप को मार लेता है। इधर दूसरी तरफ सब कुछ याद आने के बाद जिनसुक भी अब जीना नहीं चाहता था, इसलिए यूसुक के लाए इंजेक्शन को जिनसुक अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और इस तरह यूसुक और जिनसुक दोनों ही मर जाते हैं। अब मूवी के आखिर में हम साल 1997 के उसी सीन को देखते हैं जिस दिन जिनसुक की फैमिली का एक्सीडेंट होने वाला था। और यहाँ हम देखते हैं कि उस दिन एक्सीडेंट से कुछ समय पहले ही जिनसुक उसी बच्चे यानी कि यूसुक से मिला था और यूसुक और ये छोटा लड़का दोनों ही अपनी जिंदगी में काफी खुश थे और नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि नॉर्मल जिंदगी जीने वाला जिनसुक कुछ समय बाद ही इसी बच्चे को अनाथ करके एक किलर बन जाएगा। खैर, इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूवर्स, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।